मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेखिका सरोज वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी का दूसरा भाग। राजहंसनी ने देवनंदिनी से बात करने के इरादे से डरते हुए हिम्मत करके कहा, दीदी, आज शहर की सड़कें कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरी लग रही है ना। हाँ हाँ, क्यों ना होगी साफ सुथरी। नगर पालिका को मालूम था ना कि इन सड़कों से राजकुमारी राजहंसनी पधारने वाली है, इसलिए तो सड़कों को जीप से चाट चाट कर साफ किया गया है। देवनंदिनी गुस्से से बोली, अच्छा, मैं ना कहती थी दीदी, एक ना एक दिन सारे शहर को पता चल जाएगा कि राजहंसनी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। चलो, शहर के लोगों को इतना तो पता चल गया, और एक तुम हो कि मेरी कदर ही नहीं करती। राजहंसनी बोली, हाँ हाँ, घर चलो, अभी कदर करती हूँ। मेरा नाम खराब कर रखा है, आए दिन कोई ना कोई नई आफत खड़ी करती रहती हो। देवनंदिनी बोली, अब मैं करती भी क्या, शाम को 5 बजे से हॉस्टल के गेट बंद हो जाते हैं, बाहर ही जाने को नहीं मिलता, तो इंसान क्या करेगा, उस अजायब घर से भागेगा ही ना। राजहंसनी बोली, मालूम होता है कि बहुत तरक्की पर है राजहंसनी जी। तुम्हारी ये हरकतें देखकर वहाँ ऊपर बैठे बाबूजी का सीना गर्व से फूल जाता होगा। देवनंदिनी बोली, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। राजहंसनी बोली, कितनी बेशरम तू, कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, एकदम चिकना घड़ा हो गई है। देवनंदिनी बोली, अब और कितना गुस्सा करोगी, माफ़ भी कर दो, मुझे नहीं रहना हॉस्टल में, मैं घर से ही रोज़ कॉलेज चली जाया करूँगी। मुझसे हॉस्टल की पाबंदियाँ नहीं सही जाती, बस इस बार मुझे घर में रहने दो। अगर अच्छे नंबर ना आए तो फिर से हॉस्टल भेज देना। राजहंसनी बोली, तो ठीक है, पहले वादा कर कि तू इस साल मेहनत करेगी और अच्छे नंबर लाएगी, तभी मैं कुछ सोचूंगी कि तुझे घर पर रखना चाहिए या नहीं। देवनंदिनी बोली, हाँ दीदी, पक्का वादा, बस मुझे हॉस्टल में रहने को ना कहो। राजहंसनी बोली, तो ठीक है, चल अब उतर मोटर से, घर आ गया। देवनंदिनी बोली, दीदी, अच्छी दीदी, मेरी प्यारी दीदी। राजहंसनी ये कहते हुए मोटर से उतर गई। अच्छा ठीक है, तू भीतर जा, मैं मोटर पार्क करके आती हूँ। देवनंदिनी बोली, ठीक है दीदी। इतना कहते हुए राजहंसनी भीतर पहुंची तो देखा डॉक्टर कमलकांत बैठे हैं, साथ में उनके छोटे भाई कमल किशोर जी भी कोई किताब पढ़ते हुए नजर आए। अरे डॉक्टर बाबू, आप कब आए? राजहंसनी ने कमलकांत से पूछा। जी बहुत देर हो गई हमें आए हुए, लेकिन राजहंसनी, तुम अचानक कैसे टपक पड़ी? कमलकांत ने पूछा। जी बस हॉस्टल में ही जी नहीं लग रहा था, इसलिए आ गई। राजहंसनी बोली, अरे कमल किशोर, कल रात ही विलायत से लौटा था तो मिलाने ले आया, सोचा कि नंदिनी के संग थिएटर देखने जाएंगे, बहुत ही अच्छा शो चल रहा है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो किशोर को साथ मिल जाएगा। कमलकांत बोला, जी मेरे पास तो इतना समय नहीं है, और वैसे भी किशोर बाबू विलायत रिटर्न है, हम लोगों को उनके जैसा सलीका कहाँ आता है। राजहंसनी बोली, सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि देवनंदिनी आ गई। अरे डॉक्टर साहब, आप चाय वाय पी कि नहीं? नंदिनी ने पूछा। जी, रामू ने चाय नाश्ता करा दिया है, हम तो थिएटर जाने के लिए आए थे। कमलकांत बोला, जी आप तो आज तो ना जा पाऊंगी, आज कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। देवनंदिनी बोली, कोई बात नहीं, तो कल चलेंगे। कमलकांत बोला, तो ठीक है, अब आप लोग यहीं डिनर करके जाइएगा, मैं अभी रामू से खाना तैयार करने को कह देती हूँ। देवनंदिनी बोली। कमल किशोर ने राजहंसनी से कहा, राजहंसनी जी, जब तक खाना तैयार होता है तो पियानो पर एक मधुर गीत सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए आपकी मधुर आवाज़ सुने हुए। क्यों किशोर बाबू, वहाँ विलायत में नहीं सुने आपने गीत जो आपको मेरा गाना सुनना है? राजहंसनी बोली, जी सुने तो बहुत ही है गीत, लेकिन जरा आप सुना देती तो मेहरबानी हो जाती।
किशोर बोला, ए क्यों इतना नखरा करती है, सुना देना। गीत। देवनंदिनी बोली, ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो सुनाए देती हूँ। राजहंसनी बोली। और राजहंसनी ने पियानो पर सबको एक मधुर सा गीत सुनाया। कुछ देर सब बातें करते रहे। तब तक खाना भी तैयार हो गया। रामू ने देवनंदिनी से पूछा, बड़ी दीदी खाना लगा दूँ? हाँ हाँ लगा दो। वैसे खाने में क्या क्या बनाया है? देवनंदिनी ने पूछा। जी, मलाई कोफ्ता, भरवा बैंगन, ये खास तौर से छोटी दीदी रसोई में बोलकर गई थी। और आपके लिए अरहर की दाल, आलू गोभी, मीठे में सेवई की खीर, रोटी और चावल। बहुत बढ़िया रामू, ठीक है, जल्दी से खाना लगा दो। देवनंदिनी बोली। थोड़ी देर में खाना टेबल पर लग गया और सब खाने बैठ गए। राजहंसनी, कल आप फुर्सत है तो ऐतराज़ ना हो तो एक बात कहूँ? किशोर ने राजहंसनी से कहा। जी कहिए, लेकिन खाने के बाद बहुत दिनों के बाद अपना मनपसंद खाना खा रही हूँ और अभी मेरा ध्यान केवल खाने की ओर है, बातों की ओर नहीं। राजहंसनी बोली। राजहंसनी, ये क्या तरीका है बात करने का? देवनंदिनी ने राजहंसनी को टोका। दीदी, बुरा लगता है तो लगता रहे, मेरे लिए आप और खाने के नियम के सिवाय कुछ जरूरी नहीं है। राजहंसनी बोली। ठीक है किशोर, तुम क्या कहना चाहते हो कहो, मैं सुनती हूँ। देवनंदिनी बोली। जी, मैं कहना चाहता था कि अगर कल राजहंसनी को फुर्सत हो तो मेरे साथ बाजार चल सकती है, कुछ कपड़े खरीदने थे। यहाँ की दुकानों को वो अच्छी तरह जानती होगी। भैया को तो अपने क्लिनिक से फुर्सत नहीं और आप मील छोड़कर नहीं जा सकती, तो बची राजहंसनी। अब वो हॉस्टल से आ ही गई है तो क्यों ना मेरी शॉपिंग करा दे। किशोर बोला। क्यों नहीं किशोर, चिंता ना करो, कल राजहंसनी तुम्हारे संग जरूर जाएगी। देवनंदिनी बोली। तो फिर मैं 11 बजे अपनी मोटर लेकर आ जाऊंगा। लंच हम किसी अच्छे से रेस्तरां में कर लेंगे। किशोर बोला। मालूम होता है आपने तो सारे दिन की बुकिंग कर ली है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। राजहंसनी बोली। क्यों, घर में रहकर क्या पहाड़ तोड़ोगी? देवनंदिनी बोली। ना दीदी। अच्छा अच्छा, नाश्ता करके सोऊंगी। राजहंसनी बोली। राज की बात सुनकर सब ठहका लगाकर हंस पड़े। ये रात बस यूं ही खत्म हो गई। दूसरे दिन नाश्ता करके नंदिनी मिल चली गई और राज नाश्ता करके बगीचे में पली हुई चिड़ियों के संग खेल रही थी, उन्हें दाने चुगा रही थी। उनसे चुन चुनकर ढेर की रंग बिरंगी चिड़ियाँ पाल रखी है। ये शौक उसे बचपन से ही था। जब भी उसे माँ बाबूजी की याद आती तो वो इन चिड़ियाओं के पास अपना मन बहलाने चली आती। बगीचे की मालन रधिया ही उस बगीचे की और चिड़ियाओं की देखभाल करती थी। बगीचे में ही उनका सर्वेंट रूम है। विधवा है बेचारी, शादी के तुरंत बाद विधवा हो गई थी। बच्चे भी नहीं थे, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। इकलौते भाई भावज भी रखने को तैयार ना थे, तो क्या करती बेचारी, गांव से भागकर शहर आ गई। तब देवनंदिनी और राजहंसनी बहुत छोटी थी। सेठ जी ने काम पर रख लिया। एक ही काम आता था, वो था खेती किसानी का, तो उसने बगीचे का काम संभाल लिया। वैसे तो उसके लिए रामू ही खाना पकाता है, लेकिन जब रदिया का मन लिट्टी चोखा खाने या गांव का कुछ खाने व्यंजन का होता तो वो बगीचे में कभी कभी चूल्हा जलाकर बनाती है। और ये ज़्यादातर तब होता है जब राज हंसनी हॉस्टल से आती है। राज हंसनी खाने की बहुत शौकीन है। उसके लिए बस दो ही चीज़ें ज़रूरी है, एक उसकी दीदी देवनंदिनी और बढ़िया खाना। बाकी ना उस सजने का शौक है और ना संवरने का। वैसे उसे सजने संवरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसे भगवान ने पहले से ही इतना सुंदर रूप दे रखा है। सुंदर तो नंदिनी भी कम नहीं है, इसलिए तो सेठ जी ने चुनकर अपनी बिटियाओं के नाम राजकुमारियों जैसे रखे थे। रदिया ने बगीचे में राजहंसनी को देखा तो उसके पास आकर बोली, देखो तो छोटी बिटिया, कितने अच्छे अमरूद आए हैं इन नए पेड़ में, जरा चक्कर तो देखो कितना स्वाद है, एकदम लाल है भीतर से। लाओ तो काकी, जरा चखूं तो। राजहंसनी बोली। कैसा लगा, मीठा है ना रदिया?
रदिया ने पूछा। हाँ काकी, बहुत ही मज़ेदार है, राजहंसनी बोली। ई लो और खा लो, रदिया बोली। बस काकी, पहले ये बताओ कि बैंगन और टमाटर के पेड़ में फल लगे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा तो लिट्टी चोखा खाने का मन है। तुम बनाओगी ना मेरे लिए, राजहंसनी ने पूछा। हाँ बिटिया, काहे नहीं बनाएंगे, बैंगन और टमाटर तो लसे पड़े हैं, अभी 2-4 दिन पहले रामू तोड़कर ले गया था, अभी तो और भी है, रदिया बोली। तो फिर शाम को बनाओ लिट्टी चोखा और लहसुन वाली तीखी चटनी, बस मज़ा ही आ जाएगा, राजहंसनी बोली। तो फिर शाम को तैयार रहना, हम सारी तैयारी करके रखेंगे, और भीतर सबसे कहना कि आज शाम को रसोई ना बनाई जाए, लिट्टी चोखे की दावत है, रदिया बोली। बहुत बढ़िया काकी, मैं तो आज जी भरकर खाऊंगी, राजहंसनी बोली। तभी रामू बगीचे में आकर बोला, छोटी दीदी, किशोर बाबू आए हैं और आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, उन्हें यहीं भेज दो, राजहंसनी बोली। ठीक है छोटी दीदी, रामू इतना कहकर चला गया। किशोर बगीचे में पहुंचा और राजहंसनी से बोला, देवी जी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई, आपने कल कुछ वादा किया था। किशोर बाबू, मैंने नहीं, दीदी ने कहा था, राजहंसनी बोली। तो आप मेरे साथ शॉपिंग पर ना चलेगी, किशोर ने पूछा। चलूंगी, लेकिन आराम से, राजहंसनी बोली। ठीक है, तो आप तैयार होकर जाइए, तब तक मैं बगीचे की सैर कर लेता हूँ, किशोर बोला। हाँ हाँ जरूर, बहुत से फल है, इनका मज़ा लीजिए, और देखिए उस तरफ पड़े से पिंजरे में मेरी ढेर सारी रंग बिरंगी चिड़ियाएँ हैं, आप उन्हें भी दाना चुगा सकते हैं, राजहंसनी बोली। जी बहुत बढ़िया, किशोर बोला। ठीक है, तो मैं तैयार होकर अभी आई, राजहंसनी बोली। और कुछ देर में राज और किशोर मोटर में बैठकर चले शॉपिंग करने। तभी राजहंसनी बोली, किशोर बाबू, मोटर जरा मील तक ले चलिए। लेकिन मील की ओर क्यों, किशोर ने पूछा। अरे वहाँ आप शॉपिंग करेंगे और मैं चुपचाप खड़ी रहूँगी, मेरा मन भी तो कुछ खरीदने को कर गया, तो इसलिए मील चलिए, दीदी से पैसे लेकर आऊँगी, राजहंसनी बोली। तो आप मुझसे ले लीजिए पैसे, किशोर बोला। जी नहीं, मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए, राजहंसनी बोली। ये कैसी बातें करती हैं आप, किशोर बोला। मैं ऐसी ही बातें करती हूँ, आपको ले चलना है तो चलिए, नहीं तो यहीं उतार दीजिए मुझे, राजहंसनी बोली। ठीक है, तो चलिए, मील तक चलते हैं, किशोर बोला। दोनों मील पहुँचे, राजहंसनी भीतर गई और नंदनी के केबिन में पहुंची तो वो वहां नहीं थी। पियोन से पूछने पर बताया कि वो थोड़ा कर्मचारियों से बात करने गई है। राजहंसनी भी वहां पहुंची। उसने देखा कि नंदनी किसी मसले पर कर्मचारियों से बात कर रही है। नंदनी के पास जाकर उसने कहा कि कुछ काम है। ठीक है, तुम मेरे कैबिन में बैठो, आती हूँ, नंदनी बोली। तभी राज की नज़र श्रीधर पर पड़ी और वो उसे देखकर खुश होकर बोली, अरे शहजादे, आप यहाँ मिल गई, आपको नौकरी। जी शहजादी साहिबा, आपकी मेहरबानी से नौकरी मिल गई, श्रीधर बोला। दोनों की बातें सुनकर नंदिनी ने हैरान होकर पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे से पहले परिचित है? देवनंदिनी की बात सुनकर राजहंसनी बोली, नहीं दीदी, परिचित नहीं है, बस एक बार मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया, उस दिन आप हॉस्टल से भाग रही थी और बातों ही बातों में मैंने इन्हें बताया कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो इन्होंने मुझे मील का पता देते हुए कहा कि यहाँ चले जाइएगा, नौकरी मिल जाएगी। बस मैं दूसरे दिन मील पहुँच गया और आपने मुझे नौकरी पर रख लिया, श्रीधर बोला। जी, मेरे हॉस्टल से भागने का तो आपकी दीदी ने बता ही दिया होगा, राजहंसनी बोली। तो क्या करूं, बताना पड़ता है, तूने मेरी नाक में दम जो कर रखा है, देवनंदिनी बोली। दीदी, वो हॉस्टल नहीं, कैद खाना है, कैद खाना, राजहंसनी बोली। अच्छा ठीक है, ये बता यहाँ आने का कष्ट क्यों किया मेरी प्यारी बहना ने, देवनंदिनी ने पूछा। वो क्या है ना दीदी, किशोर बाबू शॉपिंग पर जा रहे हैं मुझे लेकर, अगर मुझे भी कुछ पसंद आ गया तो, राजहंसनी बोली। अच्छा, रुपया चाहिए, चलो मेरे कैबिन में, पर्स तो वहीं रखा है, देवनंदिनी बोली। अच्छा तो शहजादे, मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है,
किशोर बाबू बाहर मोटर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजहंसनी बोली, अच्छा अच्छा, मैं भी अपने काम में लगता हूँ जी। नमस्ते, श्रीधर बोला। जी नमस्ते। और इतना कहकर राजहंसनी नंदिनी के संग उसके केबिन में आई, रुपए लिए और किशोर के संग शॉपिंग पर चली गई। शाम को राज किशोर के संग शॉपिंग से लौटी। रामू से चाय बनाने को कहा। किशोर बोला, तो मैं भी अब चलता हूँ। ऐसे कैसे किशोर बाबू, आज तो बगीचे में लिट्टी चोखे की दावत है। अभी कुछ देर में दीदी भी मिल से आई जाती है। ऐसा कीजिए, आप डॉक्टर बाबू को भी टेलीफोन करके बुला लीजिए। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। राजहंसनी बोली, लिट्टी चोखा, ये क्या होता है भाई? मैं भी तो सुनूं, ये क्या बला है? किशोर ने पूछा। अब तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वाद से महरूम हैं। आपने तो जन्नत का सबसे बड़ा सुख जाना ही नहीं। अगर आपने आज तक लिट्टी चोखा नहीं खाया तो आपको इंसान किसने बनाया? लानत है आपकी इंसानियत पर, जो आपने आज तक लिट्टी चोखे की शक्ल नहीं देखी। राजहंसनी बोली, ये क्या हो रहा है? किस बेचारे की सामत आई है जो उसे इतनी बातें सुनाई जा रही है? देवनंदिनी ने राजहंसनी की बातें दरवाजे से सुनते ही पूछा। जी, वो गरीब लाचार निहायत बदकिस्मत मैं हूँ, नंदिनी बोली। किशोर चिढ़ते हुए बोला, अरे किशोर, इसकी बात का बुरा मानते हो? भला इसे कोई सहूर है बात करने का? देवनंदिनी बोली, जी लेकिन क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ जो मुझे इतना सुनाया जाए? किशोर ने पूछा। जी किशोर बाबू, आप इसी लायक हैं। आप कितने भी विलायत रिटर्न क्यों ना हो, वहाँ के बटर ब्रेड के स्वाद से जो आप बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन मालूम होता है कि आपको यहाँ के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तभी आप ऐसी बातें किया करते हैं। राजहंसनी बोली, वैसे राज जी, आपको नहीं लग रहा कि जरा सी बात पर मुझे आप कुछ ज़्यादा ही सुना रही हैं? किशोर बोला, गुस्ताखी माफ किशोर बाबू, लेकिन आप इसी लायक हैं। राजहंसनी बोली, तो फिर मैं घर जाऊं? आप ही भाई साहब को टेलीफोन करके बुला लीजिए। किशोर बोला, किशोर ठहरो, ये तो पागल है। मैं तो कह रही हूँ रुकने के लिए, और मैं ही डॉक्टर साहब को भी टेलीफोन किए देती हूँ, वो आ जाएगा। देवनंदिनी बोली, जी आप कहती है इसलिए रुक रहा हूँ। किशोर बोला, अच्छा, तुम दोनों बगीचे में पहुँचो, मैं भी आती हूँ। देवनंदिनी बोली, जी बहुत अच्छा। और किशोर बगीचे में राज के साथ पहुंचा। अब अंधेरा भी हो आया था, इसलिए बगीचे में लगे सभी टैंप पोस्ट को जला दिया गया ताकि ठीक से उजाला रहे। रधिया के कमरे के पास ही अच्छा सा अलाव लगाया था। लिट्टी सेकने के लिए दिन भर रधिया इसी तैयारी में ही लगी थी। उसने अपने कमरे में सील बट्टे पर 2-3 तरह की चटनियाँ पीसी, तीखी हरी चटनी, सरसों के दाने की चटनी और लहसुन वाली चटनी। रधिया और रामू अपने अपने काम में लगे हुए थे। रधिया चोखा तैयार कर चुकी थी और लिट्टी में सत्तू का मसाला भर भर के लिट्टियाँ आग पर डालती जा रही थी और रामू उन्हें सेक रहा था। आज राजहंसनी ने ये देखा तो वो भी काम पर लग गई। कुछ देर में देवनंदिनी और डॉक्टर बाबू भी बगीचे में पहुंच गए और सब मिलकर लिट्टी चोखे का आनंद उठाने लगे। लेकिन किशोर बाबू को लिट्टी चोखा हाथों से खाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वैसे उन्हें भी लिट्टी चोखा भा गया था। उन्होंने कहा कि अगली बार जल्द ही इसका दोबारा कार्यक्रम रखा जाए। अब राजहंसनी को बहुत आसानी हो गई थी। वो घर से ही अब कॉलेज जाने लगी थी अपनी साइकिल में। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकली थी कि रास्ते में किसी तांगे का घोड़ा बिदक गया और उसने अपना रास्ता छोड़ दिया। तांगे वाले ने बहुत मशक्कत की, लेकिन घोड़ा काबू में ना आया। सामने से राजहंसनी अपनी साइकिल पर आ रही थी। तांगे की टक्कर लगी। सड़क के कच्चे रास्ते पर तांगा उतर गया और राजहंसनी सड़क पर ही साइकिल सहित गिर पड़ी। घोड़ा अब रुक चुका था और उस तांगे में श्रीधर मिल जाने को निकला था। उसने राजहंसनी को सड़क पर गिरे देखा तो भागकर उसकी मदद के लिए आया। पास आकर देखा तो राजहंसनी के पैर में काफ़ी चोट आई थी, सिर से भी खून निकल रहा था। वो बेहोश थी। यह देखकर एक मोटर वाले ने मदद की। उसने श्रीधर और राज को अस्पताल पहुंचा दिया।
राजहंसनी का इलाज डॉक्टरों ने शुरू भी कर दिया। श्रीधर ने मील में टेलीफोन करके देवनंदिनी को सब कुछ बता दिया। खबर सुनकर देवनंदिनी फौरन अस्पताल आ पहुंची। कुछ देर के इलाज के बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है। सिर में चोट लगी है, कुछ टाँके आए हैं और पैर में हल्का सा फ्रैक्चर है। प्लास्टर कर दिया है, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहना होगा। जी ठीक है, और तो कोई खतरे वाली बात नहीं है ना? श्रीधर ने पूछा। जी नहीं, बस उनका कुछ खास ख्याल रखना होगा, जल्दी ही वो अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर साहब बोले। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देवनंदिनी बोली। जी शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया तो आप इन साहब का कीजिए जो ये समय पर मरीज को ले आए। अगर सिर से ज़्यादा खून बह जाता तो मुश्किल खड़ी हो सकती थी। डॉक्टर साहब बोले। जी ये तो मेरा फर्ज था, वो मेरी जान पहचान की ना भी होती तब भी मैं ऐसा ही करता। श्रीधर बोला। जी अब मैं जाता हूँ, उनकी देखभाल के लिए नर्स है उनके पास, जब उन्हें होश आ जाए तो मुझे खबर कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब बोले। जी अच्छा, देवनंदिनी बोली और डॉक्टर साहब चले गए। मैंने इसलिए कहा था कि हॉस्टल में रहो, हॉस्टल से कॉलेज जाने में कोई खतरा नहीं है। आज कहीं कुछ हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। लोग कहते कि देखो छोटी बहन का ख्याल तक ना रख सकी। अब मैं घर संभालूं, मील संभालूं या कि इसे संभालूं, ये है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। वहाँ मील में जरूरी काम छोड़कर भागती चली आई हूँ। देवनंदिनी ये कहते कहते रो पड़ी। श्रीधर ने देवनंदिनी को इतना परेशान देखा तो बोला। देवी जी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अब ठीक है। आप नाहक की तनाव ले रही है। अगर आपको मील में ज़रूरी काम है तो आप वापस जा सकती है, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। वो जैसे ही होश में आ जाएगी तो मैं आपको टेलीफोन कर दूँगा। जी अच्छा नहीं लगेगा, वो होश में आई और मैं उसके पास ना होंगी तो ना जाने मन में क्या सोच बैठे। मेरे सिवा उसका और उसके सिवा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। देवनंदिनी बोली। तो ठीक है, हम दोनों ही उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं ज़रा बाहर जाकर आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। श्रीधर बोला और इतना कहकर श्रीधर बाहर चला गया। श्रीधर का ऐसा व्यवहार देखकर देवनंदिनी को श्रीधर के प्रति मन में थोड़ा अपनापन सा महसूस हुआ। कुछ देर में श्रीधर पानी लेकर पहुंचा और बोला। लीजिए आप थोड़ा पानी पीजिए और ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको बहुत तकलीफ हुई, अगर आज आप वहाँ ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। देवनंदिनी बोली। जी देवी जी कुछ नहीं होता, मैं नहीं होता तो कोई और होता। श्रीधर बोला। ये तो आपका बड़प्पन है। देवनंदिनी बोली। आप खामखा मुझे शर्मिंदा कर रही है। श्रीधर बोला। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि नर्स ने राजहंसनी के कमरे से बाहर आकर कहा। जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाइए, उन्हें होश आ रहा है। क्या कहा? होश आ रहा है? राजहंसनी को? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। देवनंदिनी बोली। जी आप उनके पास जाइए, मैं डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूँ। श्रीधर बोला। देवनंदिनी राज के पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही राजहंसनी ने आंखें खोली और देवनंदिनी को देखते ही बोली। दीदी तुम आ गई? हाँ राजहंसनी, अब कैसी है तू? नंदिनी बोली। ठीक हूँ राज, ठीक हूँ। राजहंसनी बोली। झूठ बोलती है पगली, मुझे पता है तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंदिनी बोली। नहीं दीदी ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है। राजहंसनी बोली। कमजोरी तो होगी ना, इतनी गहरी चोट जो आई है तुझे। नंदिनी बोली। दीदी मुझे कुछ पता ही नहीं चला, वो तांगा कैसे मेरे सामने आया और मैं गिर पड़ी, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। राजहंसनी बोली। बस अब तू आराम कर, ज़्यादा मत बोल, तकलीफ होगी। नंदिनी बोली। तभी श्रीधर डॉक्टर साहब के साथ राजहंसनी के पास आ पहुंचा। श्रीधर को देखते ही राजहंसनी बोली। अरे शहजादे साहब, आप यहाँ कैसे? जी देवी जी, जिस तांगे से आपकी टक्कर हुई थी उसमें मैं ही था। तांगा भी सड़क से उतर गया था, लेकिन वहाँ उसे भागने की जगह नहीं मिली क्योंकि वहाँ गड्ढा था, इसलिए मुझे चोट नहीं आई। लेकिन
जब मैंने देखा कि आप बेहोश होकर गिर पड़ी है तो मैं भागकर आपके पास आया और एक मोटर वाले की मदद से आपको अस्पताल ले आया। श्रीधर ने कहा, आप लोग बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले मैं मरीज की जांच कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब बोले। जी जरूर, श्रीधर बोला। और डॉक्टर साहब ने राजहंसनी की जांच करके कहा कि अभी तो मरीज घर जाने के काबिल नहीं है, अभी कुछ दिन तो इन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। जो दवाइयाँ मैंने लिखी उन्हें दीजिए और खाने पीने पर सख्त परहेज रहेगा। और इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। राजहंसनी दुखी होकर बोली, लो, एक कैद खाने से बड़ी मुश्किल से रिहाई मिली थी, अब दूसरे कैद खाने में कैद हो गई और भाग हॉस्टल से। ना तू हॉस्टल से आती ना ये एक्सीडेंट होता। नंदिनी बोली, दीदी कुछ तो रहम करो मुझ पर। राजहंसनी बोली, तू इसी लायक है। नंदिनी बोली, अरे रहने दीजिए देवी जी, वैसे भी वो विपदा की मारी है, आप तो मत सुनाइए। श्रीधर ने नंदिनी से कहा, चलो कोई तो हमदर्द मिला, वरना सब तो यहाँ मेरी जान के दुश्मन बने फिरते हैं। राजहंसनी बोली, देखिए ना श्रीधर बाबू, रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। देखो तो कैसी बातें करती है, जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। जो करती हूँ इसके भले के लिए ही तो करती हूँ, और ये ऐसी बातें करती है। नंदिनी बोली, जी अब आप मिल जा सकती है, मैं इसके पास रहता हूँ। श्रीधर ने नंदिनी से कहा, हाँ दीदी तुम जाओ, और जब दोबारा आना तो खाने के कुछ अच्छा सा लेते आना। राजहंसनी बोली, बेटा अब कुछ दिनों के लिए अपनी इस चटोरी जीभ पर लगाम लगा ले। अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा, सुना नहीं तूने? नंदिनी बोली, हाय राम, अब मेरा क्या होगा? हे ऊपर वाले, ये कहाँ का न्याय है? सब कुछ छीन लेता है लेकिन मेरा खाना। राजहंसनी दुखी होकर बोली, और नौटंकी, अब बस कर, कितना कोसेगी भगवान को, ये सब तो तेरा किया कराया है। अब मैं मिल जाती हूँ। श्रीधर बाबू को ज़्यादा परेशान मत करना, शाम को आऊँगी फल लेकर। और इतना कहकर देवनंदिनी चली गई। लो हो गया कबाड़ा, न जाने कब तक इस अस्पताल में रहना होगा। राजहंसनी बोली, जब तक आप बिल्कुल से ठीक नहीं हो जाती। श्रीधर बोला, ठीक है शहजादे, अब इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। राजहंसनी बोली। दिन भर का समय राजहंसनी को अस्पताल में काटना मुश्किल पड़ गया। रह रहकर वो बस बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही। श्रीधर राजहंसनी की हालत से वाकिफ था। उसे पता था कि जो लड़की एक जगह कभी शांत होकर नहीं बैठ सकती, उसके लिए पूरा दिन बिस्तर पर गुजारना कितना कठिन होगा। शाम हुई, देवनंदिनी अस्पताल आई राजहंसनी से मिलने, हाथों में ढेर से फल लेकर, और श्रीधर से बोली, श्रीधर बाबू अब आप घर जा सकते हैं, मैं रात को यहीं रुक जाऊंगी। ठीक है, जैसा आप उचित समझे, मैं अब घर जाता हूँ, कल मिल जाने से पहले फिर से मिलने आऊँगा। श्रीधर बोला, जी बहुत अच्छा, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। देवनंदिनी बोली, जी आप फिर से मुझे शर्मिंदा करती है, ये तो मैंने मानवतावश किया। श्रीधर बोला, जी श्रीधर बाबू, आप दिन भर मेरे पास रहे, मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। राजहंसनी बोली, अब तो यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, नहीं तो आप दोनों बहनें शुक्रिया अदा करके मुझे यूं ही शर्मिंदा करती रहेगी। श्रीधर बोला, रात का समय दोनों बहनें अस्पताल में थी। कुछ देर में रामू घर से खाना लेकर आ गया। राजहंसनी के लिए सूप आया था और नंदिनी के लिए सादा खाना। नंदिनी तो वैसे भी सादा खाना खाती थी, लेकिन उसने उस दिन और भी सादा खाना बनाने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजहंसनी खाना खाने की फरमाइश करे। सूप को देखकर राजहंसनी का मुंह बन गया, लेकिन नंदिनी के डर से उसने वो सूप खत्म किया। श्रीधर अस्पताल से घर आया। उसने घर आकर सुलक्षणा से दिन भर की बात कह सुनाई। सुलक्षणा बोली, सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। ना जीजी, चोट तो बहुत आई थी, लेकिन समय पर इलाज होने से खतरा टल गया। श्रीधर बोला, तो ठीक है, कल जब तू मिल जाए तो मुझे भी संग ले चलियो, मैं भी राजहंसनी से मिल लूँगी और कुछ खाने को भी बना लूँगी। सुलक्षणा बोली, ना जीजी, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो उनका परहेजी खाना चल रहा है। श्रीधर बोला, सब कहने की बातें हैं, परहेजी खाना खाने के आज तक कोई मरीज ठीक हुआ है भला?
डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, मैं कुछ चटपटा सा बना लूंगी जिससे राजहंसनी को खाकर अच्छा लगे। सुलक्षणा बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो इल्जाम मैं अपने सिर पर कतई न लूंगा। श्रीधर बोला, हाँ हाँ, मैं क्या किसी से डरती हूँ। सुलक्षणा बोली, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही कर लेना। श्रीधर बोला, अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। सुलक्षणा बोली, अच्छा जीजी। इतना कहकर श्रीधर हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठे। ऐसे ही सबका सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई। देवनंदिनी ने राजहंसनी से कहा, मैं अब घर जाती हूँ क्योंकि तैयार होकर मुझे मेल के लिए निकलना है। बहुत ज़रूरी मीटिंग है आज। ठीक है दीदी, तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूँगी। राजहंसनी बोली। कह तो वो ऐसे रही थी कि जैसे दादी परदादी हो। मुझे पता है कि तू अपना कितना ख्याल रखेगी। देवनंदिनी बोली, सच दीदी, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। राजहंसनी बोली। तभी नर्स कमरे में आई और बोली, चलिए आप बाहर जाइए, अब मरीज को तैयार करके उन्हें नाश्ता और दवा देनी होगी। जी मैं घर ही जा रही हूँ, अब आप अपना काम शुरू कर सकती है। देवनंदिनी बोली, जी आप मरीज की जरा भी फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। नर्स बोली, तब तो बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं चलती हूँ राजहंसनी, शाम तक फिर आऊँगी। और इतना कहकर नंदिनी घर को रवाना होगी। नर्स ने राज को तैयार करके जूस और बटर ब्रेड दिया, लेकिन राज को वो पसंद नहीं आया। उसने बस एक दो निवाले खाए और एक दो घूंट जूस पीकर सब वापस कर दिया। नर्स ने दवाई दी, उसने वो खाई और फिर बिस्तर पर लेट गई। उधर श्रीधर के घर से श्रीधर मिल जाने को निकला तो सुलक्षणा बोली, मैं भी तैयार हूँ, तेरे साथ मैं भी चलूँगी नंदिनी को देखने। उसके लिए मैंने चटपटे से आलू के पराठे भी बनाए हैं। क्या कह रही हो जीजी, आलू के पराठे, वो भी मरीज के लिए? श्रीधर बोला, क्यों रे, मैंने क्या गलत कर दिया? पराठे बस तो बनाए हैं। राजहंसनी ठीक से नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? सुलक्षणा बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे कहने से तुम मान तोड़ी ही जाओगी। श्रीधर बोला, जब तुझे पता है तो ज़्यादा बहस मत कर, दरवाजे पर ताला लगा और चुपचाप अस्पताल चल। सुलक्षणा बोली, मैं भला तुमसे कैसे बहस कर सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो तुमसे कुछ भी कहूँ। श्रीधर बोला और दोनों बहन भाई बबलू को लेकर के अस्पताल को चल दिए। अस्पताल पहुंचकर सुलक्षणा और श्रीधर राजहंसनी के कमरे में पहुंचे। श्रीधर को देखते ही राजहंसनी बोल पड़ी, अरे शहजादे, आप आ गए। सुलक्षणा ने जैसे ही शहजादे सुना तो राजहंसनी से पूछ बैठी, माफ़ करना राजहंसनी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप श्रीधर को शहजादे कहकर क्यों पुकार रही है। जी आपका परिचय? राजहंसनी ने सुलक्षणा की ओर इशारा करते हुए श्रीधर से पूछा। जी ये मेरी बड़ी बहन सुलक्षणा और मेरा भांजा बबलू, श्रीधर ने जवाब दिया। ओ तो सुलक्षणा दीदी, मुझे आप और राजहंसनी मत कहें, राज कहकर ही पुकारे। और रही इनके शहजादे होने की बात, तो जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो तब से मैं इन्हें शहजादे ही पुकारती चली आ रही हूँ। राजहंसनी बोली, ठीक है तो मैं तुम्हें राज ही कहूँगी। अच्छा ये बताओ अब तबीयत कैसी है? सुलक्षणा ने राज से पूछा। दीदी आप ही बताओ, बिना अच्छे नाश्ते के दिन की शुरुआत ना हो तो ऐसे जीवन का भला क्या फ़ायदा? ऐसा जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं। सुबह सुबह बटर और ब्रेड लेकर आई थी नर्स, मुझसे तो ना खाई गई। पता नहीं इस कैद खाने में कितने और दिन रहना पड़ेगा। राजहंसनी बोली, लगता है शहजादी साहिबा एक ही दिन में उगता गई है। श्रीधर बोला, कैसे ना उगताऊँ, कल से बस बेस्वाद चीज़ों का ही मुँह देख रही हूँ। कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाता तो मेरा दिन बन जाता। राजहंसनी बोली, घबराए नहीं शहजादी साहिबा, हम उसका इंतजाम करके आए हैं। श्रीधर बोला, अच्छा सच कहिए शहजादे? राज ने चहकते हुए पूछा। जी हाँ, लेकिन मैं जरा इधर उधर निगाह डाल लूँ, अगर कोई डॉक्टर या नर्स इस ओर आ गई तो हम तीनों को अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। श्रीधर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान जिंदगी भर ना भूल पाऊंगी। राजहंसनी बोली, यह मेहरबानी मेरी नहीं जीजी की है, आप उन्हें धन्यवाद दीजिए। श्रीधर बोला, ठीक है तो मैं यूँ मुआयने पर लग जाता हूँ, तब तक आप नाश्ता कर लीजिए। श्रीधर बोला,
सुलक्षणा ने अपने पास रखे थैले में से एक पीतल का टिफिन निकाला और खोलकर राज के सामने रख दिया। राज बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गई और खाने का डिब्बा हाथ में लेकर बोली, ओह, आलू के पराठे, कितनी अच्छी खुशबू। बस मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। इन्हें खाकर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम ना, कम से कम भूखे पेट ना मरूंगी। राजहंसनी बोली, अरे ये कैसी बातें करती हो। अब तुम आराम से खाओ और मैं रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाकर ले आया करूंगी। सुलक्षणा बोली, सच दीदी, कितनी अच्छी हो आप। राज बोली, और राज पराठे ऐसे खाने लगी जैसे कहीं जन्मों की भूखी हो। वो खाई जा रही थी और श्रीधर उसे एकटक देखे जा रहा था। राज की मासूमियत ने श्रीधर का मन मोह लिया था। राज के हाव भाव देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी मनपसंद चीज मिल गई हो। तभी राज का ध्यान श्रीधर की ओर गया और उसने श्रीधर को देखा कि वो उसे एकटक देख रहा है तो वो थोड़ा झेंप गई। राज ने जैसे ही पराठे खत्म किए वैसे ही नर्स कमरे में आ धमकी और बोली, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है। जी कुछ नहीं, ये बच्चा जिद कर रहा था इसलिए इसे कुछ खाने को दिया है। सुलक्षणा ने बबलू की ओर इशारा करते हुए कहा। जी तब तो ठीक है, मुझे लगा आप लोगों ने मरीज को तो कुछ नहीं खिला दिया। नर्स बोली, जी भला हम ऐसा क्यों करने लगे, हम भी तो मरीज की सलामती चाहते हैं। मरीज जल्दी से ठीक हो जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। श्रीधर बोला, जी ठीक है, अभी कुछ देर में डॉक्टर साहब मरीज का मुआयना करने आने वाले हैं, इसलिए कहने आई थी। नर्स बोली, तो ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, मुझे मिल भी जाना है। श्रीधर बोला, जी आप लोग जा रहे हैं, अब मुझे सारे दिन अकेला रहने पड़ेगा। राज बोली, जी अब क्या कर सकते हैं शहजादी साहिबा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक अस्पताल ही आपका घर है। श्रीधर बोला, ठीक है शहजादे, तो आप जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजहंसनी बोली, आप ऐसी बातें करती है तो मान लीजिए मैं नहीं जाता मिल। श्रीधर बोला, अरे नहीं नहीं शहजादे, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप मिल जाइए, वहाँ दीदी आपका इंतजार करती होगी। राजहंसनी बोली, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। इतना कहकर सुलक्षणा और श्रीधर अस्पताल के बाहर आ गए। सुलक्षणा तांगे में बबलू के संग घर निकल गई और श्रीधर मिल पहुंचा। राज की बातें सुनकर श्रीधर को कुछ अच्छा नहीं लगा था। राज का उदास चेहरा अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने मन में सोचा कि खास उसे मिलना आना होता तो वो राज के संग अस्पताल में ही रुक जाता। कितने साफ दिल की है राज, मासूम और भोली, साथ में थोड़ी अल्हड़वी। श्रीधर ये सोच ही रहा था कि देवनंदिनी उसके केबिन में आकर बोली, क्या हुआ श्रीधर बाबू, क्या सोचते हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। जी नहीं, मैं तो राज जी के बारे में सोच रहा था, वो आज काफ़ी उदास लग रही थी। श्रीधर बोला, तो आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। देवनंदिनी ने पूछा, जी मैंने उनसे क्या कहता, भला अगर आप वहाँ होती तो उनका उदास चेहरा आपसे भी नहीं देखा जाता। श्रीधर बोला, वो इतनी उदास होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देवनंदिनी बोली, जी आपको कुछ तो सोचना होगा उनकी मनोदशा के विषय में। श्रीधर बोला, जी मैं कुछ सोचती हूँ इस विषय में। देवनंदिनी बोली, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कहानी के इस भाग का यहीं पे करते हैं अंत। कहानी में आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए कहानी का तीसरा भाग जरूर देखें।